सभी को नमस्कार। आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत प्रस्तावना, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और अंत में उपसंहार, ये तीन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रस्तावना। रीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई थी। उस समय के राजदरबारी कवि से स्वांत सुखाय रचना की आशा नहीं की जा सकती है। स्वामी मनस्तोष की छोटी सी तलैया की वासनात्मक अथवा संकीर्ण लकड़ियों में अखंड निमग्न हो बेसुध वह बह गया था। उसकी वाणी में सुर और तुलसी जैसी तन्मयता, सात्विकता, ऊर्जस्विता और उदात्त चेतना नहीं थी। रीतिकालीन कवि की समस्त अंतश्चेतना सुरा, सुंदरी और सुराही के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। दरबारी वेश्याओं तथा रक्षिताओं के मणि मंजीर की मधुर ध्वनि को छोड़कर वह विशाल जनकोलाहल को सुनने के लिए कभी भी बाहर नहीं निकला। भाव सौंदर्य की अपेक्षा उसे रूप सौंदर्य अधिक आकर्षित करता रहा। रीतिकालीन कवि ने अपनी समस्त शक्ति नारी शरीर के रूप चित्रण में लगा दी थी। उसकी अंतरात्मा तक वह कभी नहीं जा सका। रीति कवि की इस प्रवृत्ति का प्रधान कारण उस समय का घुटनशील वातावरण है। विदेशी प्रभुसत्ता के सामने देशी रजवाड़े नतमस्तक होकर हतप्रभ हो चुके थे। इस समय में श्रृंगार रस की प्रधानता में प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया था। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति तो रीति निरूपण थी। लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही है, तथापि विलासी राजाओं की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए राजाश्रित में रहे कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन की प्राप्ति भी होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रह चुकी थी। इसके पश्चात, प्रस्तावना के पश्चात, हम रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में संक्षेप में जानकारी हासिल करेंगे। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में सर्वप्रथम प्रवृत्ति है रीति निरूपण की। तो रीति निरूपक कवियों का वर्गीकरण निम्न वर्गों में हम कर सकते हैं। पहला है काव्यांग परिचायक कवि। इन कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना है, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वे या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त हैं कि उनसे कवित्व का विशेष बोध नहीं होता। इस प्रकार के कुछ कवि और उनके ग्रंथ निम्नलिखित हैं। जसवंत सिंह जी द्वारा लिखित भाषाभूषण, रसिक सुमती द्वारा लिखित अलंकार चंद्रोदय, याकूब खां द्वारा लिखित रसभूषण, दलपति राय वंशीधर का अलंकार रत्नाकर, गोविंद जी द्वारा लिखित कर्णाभरण, रसरूप जी द्वारा लिखित तुलसी भूषण आदि। इसके पश्चात रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि। इस वर्ग में आने वाले कवियों का उद्देश्य रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व देना रहा है। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित हैं तथा उदाहरणों में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि, मतिराम, भूषण, देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति, पद्माकर और ग्वाल। और तीसरे वर्ग के कवि हैं कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार। इस वर्ग के कवियों ने काव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रीति तत्व का पूरा ध्यान रखते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्हीं कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। इस वर्ग के प्रमुख कवि हैं बिहारी, भूपति, चंदन एवं मतिराम। रीति निरूपण करने वाले आचार्य भी दो प्रकार के हैं, एक है सर्वांग निरूपक और दूसरे विशिष्ट निरूपक। तो पहले है सर्वांग निरूपक। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस, ध्वनि, काव्य गुण,
काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार तथा छंद का निरूपण अपने ग्रंथों में किया, वे सर्वांग निरूपक कवि कहे जा सकते हैं। ऐसे कुछ कवि एवं उनके लक्षण, उनके ग्रंथ निम्नलिखित हैं। चिंतामणि जी द्वारा लिखित कविकुल कल्पतरु, देव द्वारा लिखित शब्द रसायन, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, भिखारी दास द्वारा लिखित काव्य निर्णय, सोमनाथ जी का रस पीयूष निधि, अमीर दास का सभा मंडन। इसके पश्चात विशिष्टांग निरूपक कवियों ने किसी एक काव्यांग, रस, अलंकार या छंद का विवेचन किया। कहीं कहीं इनमें से रस अलंकार का विवेचन एक साथ किया गया, जैसे देव के भाव विलास में तथा याकूब खां के रसभूषण में यह प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। इसके पश्चात रीतिकाल की जो दूसरी विशेषता रही है वह है श्रृंगारिकता। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्रायः इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को उपभोगी की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उस एक वस्तु के रूप में ही दिखती हैं। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण ही इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक सीमित रह चुकी थी। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में इनकी वृत्ति नहीं रही। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों की श्रृंगारिकता के पर्यवेक्षण के अनंतर निष्कर्ष रूप में इनके श्रृंगार रस के संबंध में हम डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं। वे कहते हैं, श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसीलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के बाह्य पक्ष, शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण ही जुटाता रहा। यह प्रवृत्ति नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, अलंकार निरूपण सभी जगह हमें दिखाई देती है। हाँ, डॉक्टर घनानंद आदि रससिद्ध कवियों का श्रृंगार इस बात का अपवाद समझना चाहिए। इनकी कविता में शुद्ध हृदय से निसृत प्रेम के उदात्त उद्गार भी हमें दिखाई देते हैं। इसके पश्चात रीतिकाल की जो तीसरी विशेषता है वह है अलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कवि सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं थे, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिकता खूब फली और फूली। अलंकार जो कविता का साधन है, इस काल में साध्य बन गया था। और रीतिकाल की जो चौथी विशेषता है वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकालीन अधिकांश कवि राजदरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी, देव, सुदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राजदरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे। अतः स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, तो सुदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी एवं छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा लिखी गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी।
जीविका हेतु वृत्ति पाने वाले इन कवियों के लिए आश्रयदाताओं को गुणगान करना अनचाही इनकी विवशता थी। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सतत प्रयत्नशील भी रहना पड़ता था। और रीतिकाल की जो पांचवी विशेषता है वह है बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है उसके कारण काव्य में विविध विषयक ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। आयुर्वेद ज्ञान का परिचय उनके निम्न दोहे से प्राप्त होता है। विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण से होता है। सुदर्शन का श्लिष्ट प्रयोग करते हुए चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय भी यहाँ दिया गया है। तो उनका एक दोहा निम्नलिखित है। यह बिन सत नग राखी कई जगत बड़ो जस लेहु, जरी विषम ज्वर ज्वाई आई सुदर्शन देहु। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्दालंकारों का प्रयोग भी चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीति काव्य में किया गया है। ये लोग इसी को कवि कर्म समझते थे। वर्ण विषय की मार्मिकता एवं भाव व्यंजना पर इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अलंकार योजन पर दिया गया था। और रीतिकाल की जो छठी विशेषता है वह है भक्ति एवं नीति। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कृति सतसई में 70 दोहे भक्ति भावना से युक्त है। नीति संबंधी उक्तियां भी इन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं। दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण हो गए थे। बिहारी सतसई में नीति के अनेक दोहे हमें दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उसमें से एक दोहा है। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोया, जेतो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। तो वृंद सतसई में नीति संबंधी सुंदर उक्तियों को काव्य रूप दिया गया है। जैसे भले बुरे सब एक सम, जौ लौ बोलत नाही, जानी परत हैं काग पिक ऋतु बसंत के माही। तो इस प्रकार हम देखते जाते हैं। और इस काल की जो सातवीं विशेषता है वह है नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण, नारी के प्रति इनकी भावना। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्श चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई। नारी के ऐन्द्रिय बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित कराया है। इस युग के कवि नारी को केवल भोग विलास की वस्तु मात्र समझते थे, अतः उसके अन्य रूपों जैसे गृहिणी है, माता है, भगिनी है, देवी है आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। मुगल शासन की निरंकुश सत्ता के सम्मुख देशी रजवाड़ों के नरेशों का तेज आहत हो चुका था। मुगल दरबार के प्रचुर विलास का अनुकरण करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। एक एकांगी दृष्टिकोण के कारण यह नारी जीवन के सामाजिक महत्व, उसके श्रद्धामय रूप और उसकी मातृ शक्ति को देख नहीं सका। वह केवल तनद्वित्व का अनुरागी था। इससे स्पष्ट होता है कि नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में कुछ नहीं थी। यह केवल पुरुषों के आकर्षण का केंद्र मात्र बनकर रह गई थी। और इस रीतिकाल की जो आठवीं विशेषता है वह है आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण प्रायः बहुत कम हुआ है, जबकि अलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। यह स्वाभाविक था, क्योंकि इस काल का कवि दरबारी था। उसके पास प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में विचरने का
अवकाश भी कब था, अतः उसके काव्य में वाल्मीकि कालिदास का सा प्रकृति का बिंब ग्राही रूप नहीं दिखाई देता। प्रकृति का चित्रण नायक और नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया गया है। संयोग में उसका मनमुग्धकारी उत्फुल्ल रूप है और वियोग में विदग्धकारी रूप हमें दिखाई देता है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण षड्ऋतु और बारहमासा की चित्रण पद्धति पर ही हुआ है। सेनापति को प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा किया गया वर्षा ऋतु का वर्णन उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है। सेनापति उनय नये जलद सावन के, चारिहु दिसान घुमरत भरे तोये के, शोभा सरसाने न नखाने जात के हूँ भांति, बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। इस काल में अनेक उपमान जैसे कमल है, चंद्र है, चातक है, हंस है, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि को लेकर इन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंगों का सुंदर चित्रण किया है। तो इस रीतिकाल की जो नवी विशेषता है वह है ब्रज भाषा का प्रयोग। इस काल के कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य की रचना की है। केवल ब्रज प्रदेश के ही नहीं बल्कि ब्रज प्रदेश के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है। से भिखारीदास जी ने लिखा है, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। स्पष्ट है कि रीतिकाल तक आते आते ब्रजभाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। भारतीय साहित्य में लालित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा के पश्चात ब्रजभाषा का स्थान आता है। एक तो मध्यदेशीय भाषा थी, दूसरी यह प्रकृति से मधुर थी और साथ ही कोमल रसों की सुंदर अभिव्यक्ति की इसमें अपार क्षमता थी। यही कारण है कि रामचरितमानस तथा पद्मावत जैसे अवधि में लिखे हुए काव्यों के होने के बावजूद भी रीति कवि ब्रजभाषा के प्रति आकर्षित हुआ, उसे सजाया, संवारा और निखारा। डॉक्टर नगेंद्र इस काल के कवि की भाषा के संबंध में लिखते हैं, भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिसमें माधुर्य ही न हो, जो माधुर्य गुण के अनुकूल न हो। अक्षरों के गुंफन में इन्होंने कभी भी त्रुटि नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक के मोती की तरह गूंथे हुए हैं। नागरिकता और मिश्रणता इस काल की भाषा के मुख्य तत्व हैं। ऐसी रगोज्वल शब्दावली अन्यत्र दुर्बल है की बात डॉक्टर नगेंद्र कहते जाते हैं। रीतिमिक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रजभाषा में लाक्षणिक अर्थवत्ता है। घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। इसके पश्चात रीतिकाल की जो 10वीं विशेषता है वह है वीर रस की कविता। वैसे तो रीति युग प्राय शांति और समृद्धि का काल है, किंतु औरंगजेब के क्रूर आतंकमय शासन ने भारतीय प्रशांत वातावरण को विक्षुब्ध कर दिया था। अब पूर्ववर्ती सम्राटों की उदारता की नीति का स्थान औरंगजेब की कट्टर असहिष्णुता की नीति ने ले लिया था। उसने हिंदू जनता पर अकथनीय अत्याचार किए। फलतः चिरकाल से प्रसुप्त वीरात्मक प्रवृत्तियां पुनः जाग उठी। दक्षिण में महाराज शिवाजी, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, राजस्थान में महाराणा राज सिंह और जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास तथा मध्य प्रदेश में छत्रसाल आदि वीर आश्रयदाताओं की धमनियों में अपने आतताई के विरुद्ध खड़े होकर सबल टक्कर लेने के लिए नवीन रक्त का संचार करने के उद्देश्य से कवियों ने भी वीर रसात्मक कविताओं की रचना की। इस प्रकार श्रृंगार की प्रधान धारा के साथ क्षीण रूप में वीर रस की धारा भी इस काल में बहती रही है। यह इन दो विरोधी रसों का एक विलक्षण सम्मिश्रण है। भूषण सुदन पद्माकर
आदि कवियों ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में वीर रसात्मक काव्य की सृष्टि की है, जो इस काल की एक अहम विशेषता है कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। सूफी काव्य तथा प्रेमानक काव्य, यानी इस रीतिकाल की यह 11वीं विशेषता है। रीतिकाल में दो प्रकार के प्रेम काव्यों की रचना हुई है। कुछ काव्य आध्यात्मिक प्रेम सिद्धांत निरूपक हैं और कुछ लौकिक प्रेम परक। पहले प्रकार के सूफी काव्यों का निर्माण मुसलमान सूफी कवियों तथा हिंदू संत कवियों ने किया। मुसलमान सूफी कवियों में कासिम शाह, नूर मोहम्मद और शेखर निसार विशेष उल्लेखनीय हैं। हिंदू कवियों में सूरदास और दुख हरनदास अधिक प्रसिद्ध है। यद्यपि सूफी काव्यों का पूर्ण उत्कर्ष भक्तिकाल में दृष्टिगत होता है, किंतु यह काव्यधारा 19वीं शती तक निरंतर प्रवाहित होती रही। लौकिक प्रेम काव्यों के लेखकों में बोधा, चतुर्भुजदास, आलम आदि विशेष उल्लेखनीय है कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। और इस रीतिकाल की जो 12वीं विशेषता है वह है मनोविज्ञान का चित्रण। रीतिकाल में स्त्री पुरुष संबंधों की महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। हमारे भारत में कामशास्त्रीय ग्रंथों की एक विशाल परंपरा है और कदाचित रीतिकालीन कवि ने अपने साहित्य में उसका उपभोग भी किया है। रीतिकाल के समय में समाज में विलासिता और कामोत्तेजना के प्रवृत्तियां अत्यधिक बढ़ चुकी थी। अतः रीतिकालीन साहित्य में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों के वर्णन में निर्बाध कामुकता और ऐन्द्रियता का समावेश हुआ है। पद्माकर के शब्दों में अगर कहा जाए, निसी जागी लागी ही प्रीति उमगत गात, उठी न सकत आलस वलित सहज सलोने गात। रीतिकाल के नायिका भेद के अंतर्गत पद्मिनी, चित्रिणी आदि के भेद कवि के कामुक दृष्टिकोण के परिचायक हैं। तो रीतिकाल की जो 13वीं विशेषता है वह है अभिव्यंजना पद्धति। किसी भी युग के साहित्यकार की अभिव्यंजना पद्धति या प्रणाली उसकी वैयक्तिकता का प्रतीक होती है, जो कि साहित्य में सहज रूप में समाविष्ट हो जाती है। कवि अनुभूतियों को मूर्त रूप देने के लिए विशिष्ट शब्दों, मुहावरों, विशेषणों तथा लोकोक्तियों का चयन अपनी वैयक्तिक अभिरुचियों के अनुसार किया करता है। अतः रीतिकाव्यों की शैलीगत विशेषताओं के उद्घाटन के लिए हम उनके द्वारा ग्रहित शब्दों, विशेषणों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी विश्लेषण करते जाते हैं। तो रीतिकाल की जो 14वीं विशेषता है वह प्रतियोगिता की भावना। रीतिकालीन काव्य में कवियों के आचार्यत्व और कवित्व की प्रवृत्तियों के साथ साथ प्रतियोगिता की भावना भी प्रबल रूप से विद्यमान है। वह अपनी काव्य भाषा और सिद्धांतों के प्रतिपादन से अपने समान धर्मी कवियों से निज उत्कृष्टता की स्थापना के कार्य में व्याकुल है। इसका कारण है कदाचित बादशाहों के महलों में लगने वाले उर्दू और फारसी के कवियों के दंगल हैं। राज दरबार में अपनी सर्वोत्कृष्टता की सिद्धि की तीव्र लालसा ने रीतिकाल के आचार्य और कवियों में इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। इस काल की जो 15वीं विशेषता है वह विविधमुखी साहित्य की है। रीतिकाल भारतीय संस्कृति और साहित्य की पुनरुत्थान का काल है। इस युग में ज्ञान संग्रह के रूप में अनेक विषयों से संबद्ध ऐसे ग्रंथ मिलते हैं, अहीम हैं, जिनमें ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, रमल, शालिहोत्र, कामशास्त्र, राजनीति, पाकशास्त्र, सुरापान, संगीत शास्त्र आदि का निरूपण है। इससे उस समय के साहित्य की व्यापकता का जहां आभास होता है, वहीं ऐहिकता के प्रति तत्कालीन जागरूकता का भी परिचय मिलता है। रीतिकालीन साहित्य को केवल श्रृंगार रस तथा काव्यशास्त्रीय विषय की दृष्टि से देखना और उसका मूल्यांकन करना समीचीन न होगा। उसे उसके बृहत परिपार्श्व में देखना हितकर होगा। और इस रीतिकाल की जो 16वीं विशेषता और अंतिम विशेषता है हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण। रीतिकाल में गद्य लेखन का कार्य भक्तिकाल की अपेक्षा अधिक हुआ है कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। इस युग में प्राप्त ब्रज और राजस्थानी का गद्य निश्चयतः समृद्ध व प्रचुर है। इस काल में खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी और मैथिली में भी गद्य लेखन का कार्य अधिक सक्रिय रहा है।
खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक निर्माता इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल तथा उनके पूर्ववर्ती लेखक राम प्रसाद निरंजनी रीति युग की लिए उनकी बहुत बड़ी देन है। अतः रीति युग को आधुनिक हिंदी गद्य के विविध रूपों का प्रस्फुटन काल कहा जा सकता है। अंत में उपसंहार। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो रीतिकाल के अधिकतर कवि राजाओं के आश्रय में होने के कारण सहज राज दरबार की पाबंदियों में बंधकर ही वे काव्य की रचना किया करते थे। इस सामंतीय वातावरण में सांस लेने वाले इन कवियों ने स्त्री के प्रति अत्यंत संकुचित और सीमित दृष्टिकोण रखा था। राज्यसभाओं में कवियों के बीच परस्पर स्पर्धा और प्रतियोगिता की भावनाओं का चलना अनिवार्य बात थी। इन प्रतियोगिताओं के पीछे अपनी उत्कृष्टता की सिद्धि की उत्कट लालसा ने रीति कवियों में इस प्रकार की मानसिकता को खूब प्रोत्साहित किया। इस काल में दो प्रकार का साहित्य विशेष रूप में दिखाई देता है। एक है प्रेमाख्यान काव्य, सूफी प्रेम काव्य, और दूसरा है लौकिक प्रेम काव्य। इनका लेखन हिंदू और मुस्लिम कवियों ने समान रूप से किया है। प्रस्तुत काल में हिंदी गद्य के विविध रूपों का बीज वपन और प्रस्फुटन हुआ है। अंत में हम कह सकते हैं कि कवित्व की दृष्टि से यह काल बड़ा मनोरम रहा। इस समय के काव्य का साहित्यिक और ऐतिहासिक मूल्य अक्षुण्य है। सभी के प्रति हृदयपूर्वक धन्यवाद।